BESC 132 शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आज हम यूनिट 1 देखते हैं क्या है। यूनिट 1 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम। ये देखिए, ये आ गया आपका यूनिट 1, इकाई 1, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, संविधान में जो अनुच्छेद हैं, वह शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम शिक्षा के संदर्भ में जोड़ेंगे। प्रीएम्बल भी देखेंगे साथ ही। सेकंड है 1.4 मौलिक अधिकार और शिक्षा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और शिक्षा। 1.7 भाषा नीति। नेक्स्ट है संघीय संरचना और मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अंतर्गत RTI अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे। ये देखिए, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं स्वतंत्र भारत की। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह स्वतंत्र भारत की आत्मा है। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा गया है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको हम अंडरलाइन करेंगे और उनके संदर्भ में देखेंगे कि वो शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इन सब को जो है शिक्षा के संदर्भ में कैसे समझाया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता के बारे में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। और साथ में है समता प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता, यहाँ पर बात होगी। तो देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में प्रीएम्बल का क्या रोल है। ये देखिए, भारतीय संविधान की जैसे बताया गया है कि ये जो प्रस्तावना है स्वतंत्र भारत की आत्मा है। देखो बच्चों, जब संविधान निर्मित हो रहा था तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने, जो हमारे देश के थे, उनको पता था कि हमारे देश में क्या क्या भेदभाव हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, किस तरह के दोष हमारे समाज में हैं। तो उनको देखते हुए उन्होंने संविधान निर्माण किया और सभी लोग समान हो इसके लिए कुछ अलग से अनुच्छेद लिखे गए, कुछ प्रावधान किए गए। तो उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। देखिए 1.3.1 समानता के लिए प्रयास। समानता के लिए प्रयास, इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश शासन से, सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन के लिए ही जो है हमने स्वतंत्रता पाने के लिए ही संघर्ष किया। उसके बाद जब हम स्वतंत्र हो गए तो संविधान का निर्माण हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये देखिए 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये कुछ की पॉइंट है जो मैं नोट कर रही हूँ, जिनके ज़रिए आप अपने आंसर लिख सकते हैं। संविधान को लिखा उन्होंने, इसको एक दस्तावेज के रूप में बनाया और संविधान को लक्ष्य का निर्धारित किया, सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के लोगों को समान माना जाए। तो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सबको समानता प्राप्त हो। आगे देखते हैं, सभी व्यक्तियों की समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाता है, जो हम सभी को, भारतीयों को एकजुट करता है। आगे जो है समानता के आयाम दे रखे हैं कि समानता का अर्थ क्या है, समानता किस स्तर पर। तो इसको बोलेंगे हैं समानता के आयाम, कि समानता के आयाम क्या हैं, समानता के रूप क्या क्या हैं। तो आगे दिए हुए हैं समानता के आयाम। ये देखिए, समानता के 3 अलग अलग आयाम दिए हुए हैं, 3 आयाम। ठीक है, राजनीतिक हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका सामाजिक, और नेक्स्ट हो गया आपका आर्थिक। देखिए, अब देखते हैं राजनीतिक समानता का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक समानता,
देखिए, राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून के सामने सब जो लोग हैं वो समान हैं, यानी कानून जो है सबको एक नज़र से देखता है। तो अगर हम कहें कि राजनीतिक समानता का जो अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है, ये आप अंडरलाइन हो गया आपका। राजनीतिक समानता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। फिर शिक्षा के संदर्भ में इसको जोड़ा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक मौलिक और कानूनी अधिकार का उदाहरण है, यानी जो हमने बताया कि राजनीतिक समानता जो है एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, और जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वह भी एक मौलिक और कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो राजनीतिक समानता का जिक्र करते हुए आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक समानता। देखिए, सामाजिक समानता का अर्थ है कि आर्थिक रूप से सब समान हों। समानता की खोज के लिए आवश्यक है, ये देखिए यहाँ से, समानता की खोज के लिए आवश्यक है कि विभिन्न समूहों और समुदायों से संबंधित लोगों के पास उन वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक निष्पक्ष और समान अवसर हों। ठीक है, यानी सबको समान अवसर मिले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का। उसके बाद इन्होंने देखो आर्थिक असमानताओं की भी बात की है, और इसको जो है दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह इस यूनिट में दिया गया है। देखिए, जैसे ये है कि न्यूनतम स्थितियों की गारंटी देना आवश्यक है, यानी समाज में न्यूनतम स्थिति जो होती है कि एक व्यक्ति के पास ये सुविधाएं होनी चाहिए, वह देना जो है सरकार का दायित्व है। उसी से सामाजिक समानता आएगी। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में कहा गया है कि जब जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, जैसे धन हुआ, संपत्ति हुआ, ज़मीन हुआ, वो सबके पास समान नहीं है, उनमें अंतर है, और इस अंतर को ही आर्थिक असमानता का नाम दिया गया है। और इस आर्थिक समानता में को लाने के लिए जो है एक देश प्रयासरत रहता है। फिर है आगे शिक्षा और समानता। देखो, यहाँ से हमारा टॉपिक जो है शुरू होता है शिक्षा और समानता। अब शिक्षा और समानता में समानता और बंधुत्व के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का नाम ही है कि सभी व्यक्ति इसमें जो है समान हो, आपस में भाईचारे की भावना हो, तभी लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उनका जो है दृष्टिकोण क्या था, और किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माणकर्ताओं ने संविधान को निर्मित किया। नेक्स्ट आता है आपका मौलिक अधिकार और शिक्षा। देखिए, मौलिक अधिकार और शिक्षा का एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लें। आगे गतिविधि है एक। देखिए, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार पर कोई भी, तो आप जो है ये लिख सकते हैं कि संविधान के वे अधिकार जिनको संरक्षित किया गया है, जिनको संरक्षण दिया गया है, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। आगे देखिए, संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों ने गुणवत्ता की भावना को स्थापित किया और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद की। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। देखो, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा के संदर्भ में जो अनुच्छेद हैं उनको। तो शिक्षा के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, यानी विधि के समक्ष सब, कानून के सामने सब व्यक्ति जो हैं समान हैं, उनको समान अधिकार है। अब देखते हैं कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, यानी विधि के सामने जब सब व्यक्ति समान है, यह शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू होता है। ये देखिए, शिक्षा के संबंध में प्रवेश के नियमों को विनियमित करने के लिए इसे लागू किया जाता है, और इस प्रकार यह है सभी को शिक्षा की पहुंच। तो क्या है ये कि शिक्षा की पहुंच को निर्धारित करता है, कि शिक्षा की जो पहुंच है वह
सबके लिए हो। आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जो है, एक मान लो एक गरीब का बच्चा है, एक मज़दूर गरीब का बच्चा है, और एक ज़मींदार का बच्चा है या एक अमीर का बच्चा है, और किसी स्कूल में उस अमीर के बच्चे को तो एडमिशन दे दिया जाता है लेकिन गरीब के बच्चे को नहीं दिया जाता। तो ये किसका उल्लंघन होगा? कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का अर्थ है कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वह सबके लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शिक्षा की जो पहुंच है उस अमीर व्यक्ति के बच्चे के लिए तो है, लेकिन गरीब व्यक्ति के बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की गारंटी देता है। तो इसका मेन क्या हो गया? भेदभाव के निषेध की अनुच्छेद 15 गारंटी देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता के को ये दर्शाता है, सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15(4). ये SC, ST और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 16 आ गया। ये रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएं, इसकी गारंटी देता है। फिर 16(4) है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आता है शिक्षा के क्षेत्र में वह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप बता सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार दिया गया है, जो राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। देखिए फिर क्या होता है कि दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 21A को जोड़ा गया। इससे पहले 21A नहीं था। इससे पहले जो शिक्षा के अधिकार की जो बात होती थी वह अन्य अनुच्छेद में होती थी। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद में होती थी। देखिए इसी में दिया हुआ है अनुच्छेद 45 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उनमें शिक्षा का जिक्र आया था कि सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन 21A में जो है संशोधन किया गया, जो कि 86वां संशोधन था, उसके अंतर्गत क्या कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। ये चेंज किया गया। फिर अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक लड़का है और उसको जो है वो किसी खदान में काम करता है या किसी कारखाने में काम करता है, तो यह कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो आप बताएंगे कि ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा, क्योंकि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता। आगे अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 46 और फिर है ये देखिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। देखो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। भारत देश में अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग धर्मों के लोग, जाति के लोग, संस्कृति के लोग रहते हैं। और भारत के संविधान निर्माताओं के कई कार्यों में से एक कार्य देश के विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को तैयार करना था। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, जैसे हमारे भारत में जो है अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जिस धर्म के लोग
कम संख्या में होते हैं उनको जो है अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे सिख है, सिख धर्म को अल्पसंख्यक में रखा जाता है, मुस्लिम को और ईसाई को। तो हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ सुरक्षा उपाय या कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं। ये देखिए अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए गारंटी देता है। ये आप देख सकते हैं कि उनकी जो भाषा और उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति है वह अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके अनुसार। अच्छा, राज्य द्वारा निधि यानी उनको जो है ग्रांट दी जाएगी अपने अल्पसंख्यकों के जो है धर्म को फैलाने के लिए या उनका प्रचार करने के लिए। आगे हैं अनुच्छेद 30, शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान प्रदान करने में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार का विवरण। ये इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये 350 अनुच्छेद 350, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। जिसे कौन नियुक्त करेगा? जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्या भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी क्यों होगा? ताकि उनकी जो अपनी भाषा है, जो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, वो जो है जीवित रहे। आगे हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं शिक्षा। देखो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अनुच्छेद 21A से पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शिक्षा का जिक्र किया गया था अनुच्छेद 45 में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं शिक्षा। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय मुख्य रूप से 3 चीज़ों को सूचीबद्ध करता है। ये वाला अध्याय एक समाज के रूप में जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों से अलग होने चाहिए। मौलिक अधिकार तो होने ही चाहिए, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी होने चाहिए जो मौलिक अधिकारों से अलग हों, वो इनके अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कुछ नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से इन 3 बातों को सूचीबद्ध करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये किस किस में है? ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद, ये देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। अब ये अलग अलग दिए हुए हैं। अनुच्छेद 21 क्या निर्देश देता है, उसके बाद 45 हो गया। देखिए अनुच्छेद 45 है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 21A। तो इसको देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते इस अनुच्छेद ने देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अनुच्छेद है उस पर हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद देखो हमने ऊपर देखा था कि 86वां संशोधन हुआ। 86वें संशोधन से पहले क्या था? अनुच्छेद 45 था राज्य, और इसमें क्या कहा गया था अनुच्छेद 45 के अनुसार? ये देखिए ये 45 पढ़ रहे हैं हम। ये 45 है। तो इसके अंतर्गत क्या है? सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य, ये बस ये आपका की पॉइंट हो गया शिक्षा के लिए। यह है दूसरा, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, ठीक है। और इसी को जो है सुधार के 21A बनाया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ये देखिए आगे दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 21 में के परिणाम स्वरूप 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार का इसको दिया गया, ठीक है। पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था। पहले क्या था कि ये देखिए पहले ही अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसको रखा गया था। और शिक्षा के बारे में क्या कही गई थी बात
कि सबको जो है अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए जब तक कि बच्चा 14 वर्ष का नहीं हो जाता। फिर इसी में जो है संशोधन किया गया, इसमें संशोधन किया गया और क्या आ गया 21, संशोधन करके 21A आया, जिसके परिणाम स्वरूप इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार। ये आपका की पॉइंट हो गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, कब हुआ था संशोधन, 86वां संशोधन। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, अनुच्छेद 45 उसमें चेंज, उसमें संशोधन होकर अनुच्छेद 21 और संशोधन हुआ 86वां संशोधन। अनुच्छेद 21 आ गया, फिर आपका अनुच्छेद 46, ये सब जो है रिलेटेड हैं शिक्षा से, पर आपको अनुच्छेद 45 और 21 और ऊपर जो पड़े हैं 14, 15 आपको ये याद रखने हैं। अगर पेपर में आता है शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान तो आप इन चारों को ही लिख सकते हो, अनुच्छेद 14, 15, 21A और 45। इससे ही आपका आंसर कवर हो जाएगा। आगे भाषा नीति दी गई है। संविधान के निर्माताओं के लिए विविधता के लिए सम्मान का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना भी था कि लोगों को अपनी भाषा, देखो, अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो। देखिए, जैसा कि हम ऊपर जिक्र करते हुए आए हैं कि भारत जो है उसमें अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अनेक उनकी जो है रहना सहना, रीति रिवाज उनके अलग अलग हैं, उनकी बोलचाल की भाषा अलग है। तो भाषा नीति के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता यानी अपनी भाषा को बोलने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और इसी आधार को देखते हुए अब इसमें देखेंगे कि हम भाषा नीति का और शिक्षा का माध्यम, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चा जो है अपने घर से निकल के स्कूल में जाता है तो शिक्षा नीति ये कहती है कि उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अब देखिए, इसका मेन पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, ये देखते हैं, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो आपको इस पॉइंट में यही याद रखना है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। यानी अगर मान लो साउथ में जो है कोई स्कूल है, वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है, तो बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वह तमिल भाषा में होगी। 1ली से 5वीं तक वह तमिल भाषा में पढ़ाई करेगा, एक भाषा के रूप में। इसी तरह से मान लो मलयालम बोली जाती है तो मलयालम में करेगा, हिंदी भाषी क्षेत्र में आ जाए तो वह हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है, यही इसमें कहा गया है शिक्षा के माध्यम में। आगे है त्रिभाषा सूत्र। ये देखते हैं त्रिभाषा सूत्र क्या है। जैसा कि नाम से ही है, 3 भाषा सूत्र, यानी एक अपनी मातृभाषा और 2 जो है अन्य भाषाएं, अपने देश की ही जो अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी के साथ एक और अपने देश की भाषा, वो सिलेबस में चलेगी और उससे बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी। भारत में शिक्षा पर सबसे पुराना वैधानिक निकाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, ये देखिए केब है। 1940 के दशक में विद्यालयी शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा शुरू की और 1960 तक उनकी चर्चा में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया। तो केब का जिक्र करेंगे हम। केब ने 5 प्रमुख मुद्दों की पहचान की, ठीक है, जिन पर आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जैसे विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सिखाई जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी हो। तो ये 3 भाषा होनी चाहिए थी, 3 भाषा। तो ये जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया कि 3 भाषा लगाई जाएंगी। फिर है दूसरी और तीसरी भाषाओं का परिचय, वही देखो वही आ गया इसमें कि पहली तो हो गई अपनी मातृभाषा और दूसरी और तीसरी लैंग्वेज का परिचय करवाया जाएगा बच्चों को। फिर है अंग्रेजी का स्थान एवं भूमिका, यानी अंग्रेजी को भी लगाया जाएगा क्योंकि अंग्रेजी का जो है प्रचार प्रसार या कहें कि अंग्रेजी में ही सारा ऑफिशियल वर्क या कानूनी कार्य किए जाते हैं, इसीलिए अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी भी बच्चों की पढ़ाई में लगाई जाएगी। हिंदी का स्थान और भूमिका, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए बच्चों को 8वीं या 10वीं तक हिंदी की जो है शिक्षा भी दी जाएगी।
विद्यालय में संस्कृत और सूक्ष्म भाषाओं का शिक्षण, यानी कि ये ऑप्शनल होगा। आपने देखा होगा बच्चा जब 6th या 7th क्लास में आता है तो उसको जो है 3rd लैंग्वेज चुनने का अधिकार होता है, जिसमें अनेक भाषाएं होती हैं, जैसे संस्कृत हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, उर्दू भी है कई जगह। तो इन भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। इसी को त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषाओं का ज्ञान, त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाओं का ज्ञान। फिर है देखो अलग अलग शिक्षा आयोग हैं, उन्होंने जो है भाषाओं पर बात की है। सबसे पहले शिक्षा आयोग 1964-66 में आया था और इन्होंने क्या कहा था, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। देखिए आयोग ने संशोधित त्रिभाषा की सिफारिश की। अब संशोधित त्रिभाषा में ये आता है कि मातृभाषा हो गई, संघ की आधिकारिक भाषा, एक आधुनिक भारतीय भाषा, विदेशी भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, फिर आती है आपकी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इन्होंने क्या कहा था, प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में क्षेत्रीय भाषाओं का पहले से ही उपयोग हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को सख्ती से अपनाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को सख्ती से अपनाना चाहिए, जिसमें एक आधुनिक भाषा का अध्ययन शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1986 की भाषा नीति। और फिर आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो रिसेंटली आई है। देखो 2020 ने विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की वकालत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु 4.13 में इसी में दिए गए हैं, इसी यूनिट में, वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, संघीय ढांचा है आगे। संघीय ढांचा में कि संघ का जो ढांचा है, संघ ने अपनी शक्तियों का विभाजन किस तरह से कर रखा है, ये इसमें दिया गया है। तो एक जो है प्रश्न पत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शिक्षा का जो संविधान के साथ जो संबंध है, या संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या अनुच्छेद दिए गए हैं वही आएगा। और एक आ सकता है मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा। देखिए मौलिक अधिकार के लंबी अवधि से भारतीय शिक्षा में शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं था, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। सबसे पहले क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, सिद्धांत थे, उनमें क्या था 45 था नीचे ये दे। फिर उसके बाद संशोधित होकर 21A आया, तो उन सब का आप जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जिसमें किया गया, यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार जब बनाया गया तो वो 21 में ही बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए 3 पॉइंट हो गए हैं आपके यहाँ तक। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा आप देखते हैं, इसमें मौलिक अधिकार नहीं था। यह वर्ष 2002 था जब शिक्षा को 86 में संवैधानिक संशोधन कर एक मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी 86वां संशोधन हुआ और उसमें क्या जोड़ा गया, ये देखिए 86वें संशोधन में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत उसको मौलिक अधिकार बनाया गया। यह नया अनुच्छेद 21A था, अर्थात शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के बाद जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होगी। देखो बार बार यही आ रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है आपका। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 जो कि हम पढ़ चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में था पहले। तो ये आपका हो गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। ठीक है, पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था ये, तो पहले तो आप 45 का जिक्र करेंगे, फिर आप संशोधन के बाद करेंगे 21A का, और फिर बताएंगे कि कैसे जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, इनका जिक्र करते हुए फिर आप ये आपका जो है इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं फिर आप लिख सकते हैं इसमें से, कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को
जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के विद्यालय में, वही है देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पड़ोस के विद्यालय का अर्थ है वही 1 किलोमीटर के दायरे में आना, यानी बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो जाने में। ठीक है, आगे जो है ग्रांट की बात की गई है कि ग्रांट दी जाएगी। आगे हैं बच्चे को शारीरिक दंड, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ गया। देखो मानसिक उत्पीड़न का निषेध, यानी नहीं दिया जाएगा बच्चे को स्कूल में। बाल अधिकारों का संरक्षण होगा। राष्ट्रीय आयोग अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगा। आइए अब बाल शिक्षा अधिकारों की सुरक्षा के लिए NCPCR और SCPCR की भूमिका और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दिया हुआ है NCPCR शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में NCPCR और SCPCR की भूमिका। ये दोनों ही जो है बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? सबसे पहले तो देखिए मेन पॉइंट हो जाएगा हमारा कि स्थापना। ठीक है, स्थापना आप दे सकते हैं हेडिंग कि देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अपरिहार्यता के सिद्धांत पर जोर देता है। देश की सभी बाल संबंधित नीतियों में तात्कालिकता को मान्यता देता है। 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का संरक्षण समान महत्व का है। ये अगला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार नीतियाँ सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों को परिभाषित करती हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कार्यान्वयन हुआ या नहीं। कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिशें करने के लिए बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 31 के तहत अनिवार्य किया गया है। बाल अधिकार और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने और बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में प्रदान किए गए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। यानी अगर इनका उल्लंघन होगा तो उसकी जांच की जाएगी और उस पर कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह से वो तो था नेशनल लेवल पर, और फिर ये आ गया आपका स्टेट लेवल पर, यानी कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR। तो ये दोनों एक नेशनल लेवल पर है तो एक स्टेट लेवल पर है, और दोनों ही बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, संरक्षण की गारंटी लेते हैं, और उसके कार्यान्वयन के लिए समय समय पर जांच होती है। और अगर जांच में पाया जाता है कि वो ठीक से नहीं हो रही तो उस पर जो है फीडबैक लेके फिर से प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान। इसमें है संविधान के अनुच्छेद 45 में विशेष प्रावधान रखा है, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ये देखो बार बार आ रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आगे है फिर है ये देखो कोठारी आयोग का जिक्र किया हुआ है कि कोठारी आयोग में सबसे पहले दिव्यांग छात्रों को या दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। तो आप जिक्र करेंगे कि दिव्यांग शिक्षा की जब बात आती है तो कोठारी आयोग 1964-66 का जिक्र करते हुए बताएंगे कि दिव्यांग बच्चों पर सबसे पहले जो बात की गई वह 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा की गई। कोठारी आयोग, ठीक है, 64 to 66। ठीक है, फिर RCI अधिनियम 1900, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया। फिर इसको 1986 में RCI अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 इस क्षेत्र में बाद में आए हैं। फिर आया आपका 1992 में बात की गई, और फिर राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत 1999 में बात की गई। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, ये देखिए दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम
1995। ये आप याद रखोगे। इसमें जो है ये दिव्यांगों के कल्याण के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। फिर आता है इस अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में बदल दिया गया। कब? ये देखें, इस अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में बदल दिया गया। किसको बदल दिया गया? जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में आया था उसको बदल के 2016 में 1995 को 2016 में परिवर्तित करके अधिकार अधिनियम बना दिया गया। इसमें यही है, इस यूनिट में आगे इसके बारे में बताएगा। फिर आपका सारांश है और इस तरह से ये आपकी हो गई फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट करेंगे।